स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नातेदारी व्यवस्था के बारे में। पिछला वीडियो जो कि इरावती कार्रवाई से संबंधित है, तो उसमें हम लोग नातेदारी व्यवस्था को पढ़े थे। तो हमने सोचा क्यों ना इसका संपूर्ण अध्ययन कर लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नातेदारी से संबंधित सभी कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नातेदारी व्यवस्था क्या है? तो नातेदारी व्यवस्था को पहले भी हमने पढ़ रखा है कि नातेदारी क्या है। नातेदारी जो है समाज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नातेदारी व्यवस्था समाज का एक आधार होता है। तो यौन संबंध जो है यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है, और विवाह किस चीज को? विवाह परिवार को जन्म देगा, और परिवार नातेदारी को। तो जिस ढंग से व्यक्ति और समूहों के बीच में संबंधों को आयोजित किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। तो कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो कि बंधु विहीन यानी कि नातेदारी जिसमें ना पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिहीन नहीं होता है। इसके बारे में, नातेदारी के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं? ये कहते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन ने बंधुता व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारों और उत्तरदायित्वों के अध्ययन पर बल दिया है। किस पे? उत्तरदायित्वों और अधिकारों के। और कहा है कि बंधुता को सामाजिक संरचना के अंग के रूप में देखना चाहिए। जो भी नातेदारी है उसको सामाजिक संरचना के अंग के रूप में देखना चाहिए। मेयर फोर्टिस कहते हैं, इन्होंने बंधुता के अध्ययन में व्यक्ति और समूहों के बीच में पारस्परिक अध्ययन पर संबंधों पर बल दिया है। मॉर्गन ये क्या कहते हैं? मॉर्गन जो है नातेदारी को संपूर्ण सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत मानते हैं। किसको? नातेदारी को संपूर्ण सामाजिक संबंध जितने भी हैं उसका मूल स्रोत मानते हैं। तो लेवी स्ट्रास क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि विवाह द्वारा बंधुता समूहों में सदस्यता की भर्ती की जाती है। यानी कि विवाह द्वारा ही जो भी नातेदार हैं वो उसके सदस्य की भर्ती की जाती है। आगे है कि समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों द्वारा परिवार को एक सामाजिक इकाई माना गया है। परिवार को एक सामाजिक इकाई माना जाता है जो स्वयं में एक नातेदारी समूह है। परिवार दो प्रकार के नातेदारी से मिलकर बनता है। परिवार के दो प्रकार के नातेदारों से मिलकर के बनता है। पहला तो वो विवाह संबंधी नातेदार होते हैं, और दूसरा हो जाते हैं रक्त संबंधी नातेदार। तो इस प्रकार परिवार द्विपक्षीय नातेदारी समूह है, जबकि स्वयं नातेदारी जो है एक पक्षीय होता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि परिवार में वैवाहिक और रक्त संबंधी दोनों पक्ष शामिल होते हैं, जबकि नातेदारी व्यवस्था में या तो वो वैवाहिक होगा या तो वो रक्त संबंधी होंगे। आगे देख लेते हैं चार्ल्स बिनिक के अनुसार। ये कहते हैं, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जा सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावलियों द्वारा संबंधों पर आधारित होते हैं। ब्राउन के अनुसार, रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में, कि नातेदारी जो है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। क्या है? नातेदारी जो है सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों पर आधारित होता है। रिवर्स के अनुसार, रिवर्स कहते हैं संगोत्रता से मेरा की परिभाषा उस संबंध में है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित और वर्णित किया जाता है। रॉबिन्स फॉक्स के शब्दों में ये कहते हैं, नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्यात और कल्पित समरक्त वाले व्यक्तियों के मध्य में जो संबंध है उसी को कहते हैं नातेदारी। तो इस प्रकार सब जितने भी परिभाषा हम लोग पढ़े, तो इस प्रकार हम नातेदारी को क्या कह सकते हैं कि नातेदारी उन व्यक्तियों को सम्मिलित करता है जिससे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली संबंध जो है वो परिवार से पैदा होता है, और परिवार
पर ही निर्भर होता है। तो ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। तो आगे हम लोग जान लेते हैं नातेदारी के अध्ययन के उपागम कि नातेदारी के अध्ययन के लिए कौन कौन से उपागम अपनाया गया है। तो मानव शास्त्रियों ने नातेदारी के अध्ययन के 2 दृष्टिकोण अपनाया है। कौन कौन सा? तो पहला इन्होंने वंशक्रम उपागम और दूसरा विवाह संबंधी उपागम अपनाया है। तो जिन मानव शास्त्रियों ने वंशक्रम उपागम से अध्ययन किया है, उनका कहना है कि हमें हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में अपने रक्त संबंधियों से सहायता मिलती है और ऐसे रक्त संबंधी कौन होते हैं? तो माँ बाप और बच्चे होते हैं। तो जब इन रक्त संबंधियों को समान वंशक्रम के आधार पर मान्यता दी जाती है तब मानव शास्त्री इन्हें क्या कहते हैं? वंशक्रम समूह कहते हैं। तो वंशक्रम समूह के कई स्वरूप हैं, तो जिसे हम लोग देखेंगे बारी बारी से। पहला आ जाता है पितृवंशीय और मातृवंशीय। तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि पितृवंशीय क्या है। तो पितृवंशीय, इसमें वंशक्रम का निर्धारण जो होता है वो पुरुष के आधार पर किया जाता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? वंश, यानी कि पिता से पुत्र के द्वारा चलता है। मातृवंशीय क्या हो जाता है कि इसमें वंशक्रम का निर्धारण माता से पुत्री की परंपरा में होता है। तो भारत में जो गारो, खासी और नायर जनजाति है, ये मातृवंशीय है। तो यहाँ पे ये परंपरा चलती है मातृवंशीय। आगे एक दोहरा वंशक्रम। ये दोहरा वंशक्रम क्या होता है? तो वंशक्रम के दो नियमों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे समाज के वंशक्रम व्यवस्था को क्या कहेंगे? द्विवंशीय या दोहरा वंशक्रम। जैसे कि समझ लेते हैं, जैसे कि पितृवंशीय और मातृवंशीय। जब पितृवंशीय और मातृवंशीय दोनों वंशक्रम व्यवस्थाओं को एक साथ प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात वंशक्रम की गणना माँ की तरफ से भी होगा और पिता की तरफ से भी होगा, दोनों की ओर से की जाती है, तब ऐसे व्यवस्था को द्विवंशीय या दोहरा वंशक्रम कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में एक व्यक्ति एक ही समय में पिता के पैतृक समूह और माता के मातृक समूह से संबंध रखता है, किंतु पिता के मातृक मतलब अपने पिता के माता से संबंध नहीं रखेगा और माता के पिता से संबंध नहीं रखेगा, वो अपने माता के माता से और पिता के पिता से ही संबंध रखेगा। तो इससे मतलब उसके पिता के माता से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। तो इस प्रकार वह एक ओर अपने दादा से संबंधित होता है और दूसरी ओर अपने नानी से। तो द्विवंशीय व्यवस्था जो है, एक व्यक्ति कुछ परियोजनों के लिए मातृवंशीय नातेदारों के समूह से, कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए पितृवंशीय नातेदार समूह से जुड़ा रहता है। इसमें व्यक्ति को एक वंश से चल संपत्ति मिलती है, तो दूसरे वंश से अचल संपत्ति विरासत में मिलती है। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं, उभय पक्षी वंशक्रम। उभय पक्षी वंशक्रम क्या होता है? इस वंशक्रम में माता पिता दोनों की वंश परंपरा को देखते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है, उसके माता पिता दोनों के वंशक्रम को देखते हैं। यह वह समूह होता है जो पिता की और माता की मिश्रित नातेदारी से बना होता है और इस समूह की सदस्यता पितृ और मातृवंश परंपरा दोनों से मिलती है। अगला देखते हैं समानांतर वंशक्रम। समानांतर वंशक्रम क्या होता है कि यह वंशक्रम बहुत ही दुर्लभ होता है, जिसमें वंशक्रम का निर्धारण लिंग के आधार पर होता है। इस वंशक्रम की सदस्यता जो है पुरुषों के द्वारा पुत्रों को मिलती है और स्त्रियों द्वारा उनकी पुत्री को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं वैकल्पिक वक्र वंशानुक्रम। तो वैकल्पिक वक्र वंशक्रम क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुष से उसकी पुत्रियों को और स्त्री से उसके पुत्रों को वंश समूह की सदस्यता प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे स्त्री से उसके पुत्रों को मिल रहा है और पुरुष से पुत्रियों का, जबकि यहाँ पे हम लोग समानांतर में देखे थे कि यहाँ पे जो पिता से किसको मिल रहा है? पिता से पुत्र को मिल रहा है और स्त्री से किसको मिल रहा है? स्त्री से पुत्री को मिल रहा है।
और पिता से पुत्र को मिल रहा है। जबकि वैकल्पिक में क्या होता है, पुत्र स्त्रियों से पुत्र को मिल रहा है और पुरुष से उसकी पुत्री को मिल रहा है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये वाली जो व्यवस्था है वो बहुत ही कम पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं संदिग्ध वंशक्रम। संदिग्ध वंशक्रम क्या होता है? जब वंशक्रम का निर्धारण स्त्री और पुरुष दोनों में से किसी एक पूर्वज के आधार पर होता है तब इसे क्या कहते हैं? वंशक्रम, संदिग्ध वंशक्रम कहते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं नातेदारी के प्रकार। नातेदारी के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? तो इस बारे में रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि समाज में प्रचलित नातेदारी व्यवस्था को दो प्रकारों में उल्लिखित किया जा सकता है। दो आधारों पर उल्लिखित उन्होंने किया है। पहला उन्होंने नातेदारी विवाह संबंधी नातेदार और दूसरा रक्त संबंधी नातेदारी की बात की है। तो विवाह संबंधी नातेदारी ये क्या है? तो इस प्रकार की नातेदारी व्यवस्था में विवाह से संबंधित नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि पति पत्नी, सास ससुर, साला साली, भाभी, ये सब क्या है? विवाह से संबंधित नातेदार हैं। जबकि रक्त संबंधी नातेदार कौन होते हैं? तो ये हो जाते हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें रक्त संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे माता पिता और संतान, भाई बहन, दादा दादी, मामा हो गई, मौसी हो गई, फुआ हो गए। तो ये क्या है? ये रक्त संबंधी नातेदार है। तो यह ध्यान रखने वाली बात हो जाती है कि नातेदारी संस्था जो है, नातेदारी संस्था व्यक्ति के भावात्मक सुरक्षा प्रदान करने में वो सर्वाधिक सक्षम होता है। नातेदारी किस लिए मतलब ये पाया जाता है, ये हमें भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि रक्त संबंधी जो है, रक्त संबंधी नातेदार, जहाँ मतलब नातेदारी घनिष्ठता होती है, उसमें ये आंतरिक व्यवस्था का द्योतक है। मतलब जो रक्त संबंधी नातेदार होते हैं वो आंतरिक मतलब भावात्मक सुरक्षा देते हैं, जबकि वैवाहिक नातेदार जो होते हैं वह बाह्य व्यवस्था के द्योतक होते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं विवाह संबंधी नातेदार जो है। विवाह संबंधी नातेदार सापेक्ष होते हैं, जैसे कि पति पत्नी, देवर भाभी, जीजा साली, सास दामाद, ये सब होते हैं। जबकि रक्त संबंधी नातेदार क्या होते हैं? ये सापेक्ष होना आवश्यक नहीं है। ये सापेक्ष होना आवश्यक नहीं होता है। तो ये जैसे कि माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मामा हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, अविवाहित बुआ हो गई, अविवाहित मौसी हो गई, ये सब क्या है? रक्त संबंधी नातेदार हैं। तो आगे जानते हैं नातेदारी की शब्दावलियाँ। नातेदारी की शब्दावलियाँ हमने इरावती कार्य जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें भी हम लोग देखे थे। तो चलिए और इसे विस्तार से पढ़ा जाए। नातेदारी सूचक शब्दों का अध्ययन बहुत ही प्राचीन है। इसमें मॉर्गन पहला विद्वान थे जिन्होंने नातेदारी शब्दावलियों का व्यवस्थित अध्ययन किया था। तो मॉर्गन ने न्यूयॉर्क के इराक्यूस जनजाति का अध्ययन किया था और जीवन पर्यंत उन्होंने इसका अध्ययन किया था। और मॉर्गन ने नातेदारी तत्वों को समझने के लिए शब्दावली के अध्ययन को राजमार्ग बनाया और अपने विश्व में प्रचलित नातेदारी शब्दों के अध्ययन करके उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। एक तो वर्णात्मक हो जाता है और एक वर्गात्मक। तो वर्गात्मक क्या होता है? वर्गात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं ये क्या होती हैं? तो इसके अंतर्गत एक शाखीय एवं भिन्न शाखीय कई व्यक्तियों और प्रायः विवाह मूलक संबंधियों के लिए एक ही शब्द का क्या प्रयोग किया जाता है। तो संबंध सूचक शब्द जो है इन सभी संबंधियों को एक वर्ग के रूप में समान मानता है। जैसे कि क्या हो जाता है कि असम के सोमनागा जनजाति जो है वो आजा शब्द का प्रयोग अपनी चाची, अपनी माँ और मौसी, ये तीनों के लिए ही करते हैं। जबकि अपू शब्द का प्रयोग अपने पिता, चाचा और मौसा तीनों के लिए करते हैं। तो इसी तरह जो है अंग्रेजी शब्द अंट, इसका भी क्या हो जाता है? चाची को भी कहते हैं, मौसी को भी बोलते हैं, बुआ को भी बोलते हैं, जबकि अंकल चाचा को, मौसा को, फूफा को, मामा को, सबको बोल देते हैं।
तो ये हो गया इसका मतलब हो जाता है ना वर्गात्मक, यानी कि वर्गात्मक एक एक से कई लोगों को संबोधित किया जाता है। जबकि वर्णात्मक में क्या हो जाता है कि वर्णात्मक में अलग अलग लोगों को के लिए अलग अलग संबंध सूचक शब्दावलियां बोली जाती है। जैसे तो क्या होता है कि विशिष्ट शब्द अर्थात संबंध सूचक होते हैं। विशिष्ट जो है ये विशिष्टात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं जो होती हैं ये विशिष्ट शब्द होते हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जिसके संदर्भ में उनको संबोधित करते हुए बात की जाती है। जैसे कि हम अगर कहते हैं कि पिताजी, तब हमारा अर्थ एक विशिष्ट संबंधी से होता है जो समाज में पिता के संबंध से जाना जाता है। तो इस तरह मतलब यहाँ पे अगर हो जाता है वर्णात्मक में, तो यहाँ पे हम कहेंगे चचेरी भाई, मौसेरे भाई, ये सब कहेंगे, कजन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे पुत्र पुत्री माँ आदि अनेक ऐसे विशिष्ट शब्द होते हैं। तो अब आगे हम नातेदारी के नियामक व्यवहार जो हैं ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से नातेदारी के व्यवहार होते हैं। मतलब नातेदारी के लिए भी एक अलग अलग के व्यवहार रहते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। तो प्रत्येक समाज में दो प्रकार के संबंधियों के बीच में किस प्रकार का व्यवहार किए जाते हैं, यह उस समाज में पाए जाने वाले नातेदारी की रीतियां जो होती हैं वो निश्चय करती है कि मतलब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के समाज है और वहाँ पे कैसे दूसरे नातेदार के साथ व्यवहार करना है, ये क्या बताती हैं, वहाँ की नातेदारी की रीतियाँ बताती हैं। तो विभिन्न समाज में पाई जाने वाली रीतियों को निम्न शीर्षकों द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आ जाता है परिहार या विमुखता। ये जो है परिहार और परिहास, ये एग्जाम में बहुत आता है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। तो इस प्रकार के व्यवहार में कुछ संबंधियों से दूरी बनाए रखने तथा सामाजिक अंतःक्रिया को टालने की कोशिश की जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, बातचीत भी नहीं कर सकते या आमने सामने तक नहीं आ सकते। ऐसी नातेदारियां होती हैं जिसमें क्या होता है, परिहार पाया जाता है कि मतलब परिहार मतलब थोड़ा सा उससे दूरी बना लेना। जैसे हमारे समाजों में क्या होता है, भसुर और भाव जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, वो देखने आमने सामने नहीं आते, दूर दूर से रहते हैं। तो इसी तरह अगर लंका का देखा जाए तो लंका के वेट्रा जनजाति, ये एक जनजाति है और उसमें ऐसा पाया जाता है कि भाई बहन के बीच में परिहार पाया जाता है। हमारे यहाँ तो भाई बहन के बीच में कोई परिहार नहीं पाया जाता है, क्योंकि सब जगह के समाज की अलग अलग नातेदारी की रीतियाँ होती है। तो वहाँ पे ऐसी रीतियाँ बनाई गई नातेदारी की कि वहाँ पे भाई बहनों के बीच में भी परिहार पाया जाता है, वे एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। चलिए आगे परिहार के बारे में, मतलब विद्वानों का क्या कहना है कि परिहार जो है आखिर ये क्यों है, समाज में परिहार की नीतियाँ क्यों हैं। तो परिहार की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है टाइलर द्वारा किया गया। टाइलर का कहना है कि जब परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था। और ऐसे परिवारों में दामाद जो होते थे वो बाहर के व्यक्ति होते थे और एक अपरिचित वो व्यक्ति होते थे। तो इसीलिए उनसे क्या परिहार अपनाया जाता था, उसे मतलब दूर दूर से रहा जाता था। तो आगे फ्रेजर क्या कहते हैं, परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानते हैं। ये परिहार का कारण किसे मानते हैं? तो निषिद्ध यौन संबंधों के, मतलब उसे यौन संबंध से बचने के लिए उनका कहना है कि कहीं उन लोगों के बीच में यौन संबंध स्थापित ना हो जाए, इसलिए परिहार आवश्यक है। फ्रायड का भी यही मानना है कि परिहार जो है यौन निषेधों से संबंधित है। रॉबर्ट लोवी कहते हैं कि इन्होंने भी परिवार को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखा है। रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि परिहार सामाजिक तथ्य है। परिहार क्या है? एक सामाजिक तथ्य है और इसकी व्याख्या जो है सामाजिक आधार पर ही होनी चाहिए।
चलिए आगे। टर्नर आई ये कहते हैं परिवार की शांति के लिए परिहार को आवश्यक ये मानते हैं। रिवर्स क्या कहते हैं? रिवर्स परिहार व्यवहार के लिए वैध संगठनों को उत्तरदायी मानते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।